हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर सेकेंड। और आज हम इसमें मेथड्स ऑफ नोट इशू का पार्ट 2 समझेंगे। मीन्स इसके आगे की प्रोसेसिंग समझेंगे। नोट निर्गमन के बारे में हमने अभी तक इसकी निर्गमन प्रणाली को पढ़ा था कि एक बैंक के द्वारा किया जाना चाहिए या अनेक बैंकों द्वारा किया जाना चाहिए। इसके अलावा सरकार द्वारा नोट निर्गमन के क्या फ़ायदे हैं या फिर बैंक द्वारा नोट निर्गमन के क्या फ़ायदे या नुकसान है। तो आज हम बात करते हैं नोट निर्गमन के सिद्धांतों की, प्रिंसिपल्स ऑफ नोट इशू। अब देखिए, ये दो सिद्धांत है, चलन सिद्धांत और बैंकिंग सिद्धांत, करेंसी प्रिंसिपल एंड बैंकिंग प्रिंसिपल्स। अब चलन सिद्धांत को क्या है, सुरक्षा सिद्धांत या सेफ्टी प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इसकी ये आप विशेषताएं समझो या मेरिट्स डिमेरिट्स समझो। इसको हम ऐसे देखते हैं कि इसमें 100% रिजर्व रखा जा रहा है। किसका? धात्विक कोषों का। कोष रखने से इन नोटों को सोने चांदी में बदला जा सकता है, कन्वर्टेबल इन गोल्ड सिल्वर या मतलब मीन्स मेटल में बदला जा सकता है, क्योंकि हम इसके पीछे धात्विक कोष रख रहे हैं। इसके अलावा इस सिद्धांत के अनुसार नोट निर्गमन की मात्रा किस पर निर्भर करती है? मुद्रा की मांग पर निर्भर न करके धातु कोषों की मात्रा पर निर्भर करती है। मीन्स ये मनी की डिमांड के ऊपर ना निर्भर करके मेटल रिजर्व्स के ऊपर डिपेंड करती है। क्या? नोट निर्गमन की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ नोट इशू। अगर पर्याप्त मात्रा में धातु कोष मिल रहे हैं तो मुद्रा की मात्रा भी बढ़ सकती है, और अगर धातु कोष नहीं है तो फिर नोट निर्गमन नहीं किया जा सकता। लेकिन धातु कोषों का आयात करके मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, और या फिर धातुओं का निर्यात करके मुद्रा की मात्रा को कम किया जा सकता है। यह जो सिद्धांत है यह जन विश्वास को अधिक महत्व देता है, पब्लिक कॉन्फिडेंस ज़्यादा है इसमें। और इसके अलावा 100% धातु कोष रखने से अति निर्गमन, नो ओवर इशू, मीन्स ओवर इशू की समस्या भी नहीं रहती है, और मुद्रा मूल्य में इस वजह से स्थायित्व रहता है, स्टेबिलिटी इन प्राइस। अब हम बात करेंगे इसके गुण और दोषों की चर्चा हम बाद में करेंगे। हम इन्हीं में से गुण और दोष को आसानी से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैंकिंग सिद्धांत की। अब देखिए, बैंकिंग सिद्धांत क्या है। इसके अनुसार पत्र मुद्रा निर्गमन के पीछे 100% ये जो मेटल रिजर्व्स है वो रखना अनिवार्य नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि आप 100% धात्विक कोष रखें। इसमें मान्यता यह है कि सभी व्यक्ति एक साथ तो नोटों को धातु कोष में बदलवाने के लिए नहीं आते हैं, इसलिए 100% कोष क्यों रखें। इसलिए कम मात्रा में कोष रखकर भी पत्र मुद्रा की परिवर्तनशीलता की गारंटी दी जा सकती है। इस वजह से इसमें 100% कोष नहीं रखे जाते। और फिर ये भी माना जाता है कि मुद्रा में जनविश्वास परिवर्तनशीलता की अपेक्षा सरकार की नीतियों एवं स्थिरता पर अधिक निर्भर करता है, इसलिए जनविश्वास की भी कोई प्रॉब्लम नहीं समझी जाती इसमें। इसलिए कम मात्रा में कोष रखकर भी अधिक मुद्रा निर्गमित की जा सकती है। मीन्स इसमें 100% रिजर्व नहीं रखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे बैंकिंग के सिद्धांत के गुण और बैंकिंग सिद्धांत के दोष, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ बैंकिंग प्रिंसिपल्स। फर्स्ट हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता। लोचशीलता का गुण है क्योंकि एक निश्चित प्रतिशत धातु कोष रखकर मुद्रा की मात्रा को आवश्यकता अनुसार कम या अधिक करना संभव होता है। और इसके अलावा मितव्ययता, इकोनॉमिकल है ये। वो कैसे? क्योंकि आप 100% धातु कोष नहीं रख रहे हो और धातु कोषों का इस वजह से अन्य कहीं भी उपयोग किया जा सकता है, और वहाँ वो थोड़ी खर्चीली प्रणाली भी नहीं लग रही है, प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। यह सामयिक एवं अधिक व्यवहारिक है क्योंकि आज उपलब्ध धातु कोषों की तुलना में मुद्रा की मांग ज़्यादा है। मीन्स हमारे पास रिजर्व्स कम है लेकिन डिमांड ऑफ मनी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए विकासशील देशों के लिए तो ये अधिक उपयुक्त है। संकट काल में उपयुक्त है, एप्रोप्रिएट इन क्राइसिस। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमें अधिक मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी, तो संकट काल में कम कोष रखकर भी हम अधिक मुद्रा का निर्गमन कर सकते हैं, इसलिए इसे संकटकालीन साथी भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं डिमेरिट्स, बैंकिंग सिद्धांत के दोष। सबसे बड़ा दोष क्या है? फियर ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का भय।
एक निश्चित मात्रा में धातु कोष रखकर हम मनचाही मात्रा में पत्र मुद्रा का निर्गमन कर रहे हैं, उससे मुद्रास्फीति का भय बना रहेगा। यदि सोच समझ के मुद्रा का निर्गमन नहीं किया जाए तो मूल्य वृद्धि और मुद्रा मूल्य में कमी से अर्थव्यवस्था स्फीति जनित प्रभावों में फंस सकती है, क्योंकि हमारे पास बाउंडेशन नहीं है। एक लिमिटेड कोष रख करके हम और बहुत ज़्यादा मात्रा में मुद्रा का निर्गमन कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर इन्फ्लेशन की स्थिति देखने को मिल सकती है। इसके अलावा लेस कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल, जनता का इसमें कम विश्वास है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर 100% कोष नहीं रख रहे हैं। और पर्याप्त धातु कोष रखे बिना परिवर्तन की गारंटी देना भी थोड़ा सा जनता को बेवकूफ़ जैसा लगता है, या वो जनता के लिए धोखे वाली बात हो जाती है, इसलिए जनता का इसमें कम विश्वास है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ करेंसी प्रिंसिपल। चलन सिद्धांत के लाभ देखेंगे और दोष देखेंगे, गुण और दोष देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन सी वाली जो सिद्धांत है वो ज़्यादा सही होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें पीपल्स कॉन्फिडेंस, जन विश्वास। चूंकि इसमें 100% कोष रखे जा रहे हैं तो सरकार नोटों को बहुमूल्य धातु में बदलने की गारंटी देगी और जन विश्वास बना रहेगा। नो फियर ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई का भी डर नहीं है, क्योंकि धातु कोषों के बिना नोट निर्गमन संभव नहीं है। जितने आप धातु कोष रख रहे हो उतनी ही मात्रा में नोट निर्गमन कर सकते हैं। सरकार अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे जैसे चाहे जितनी मात्रा में चाहे नोट निर्गमन नहीं कर सकती है, इसलिए इसमें अति निर्गमन और मुद्रास्फीति का भय नहीं रहता है। इकोनॉमिकल है, मितव्ययी है। इसमें धातुओं के सिक्कों के स्थान पर कागजी नोटों का प्रचलन रहता है, इसलिए सिक्कों की घिसावट से होने वाली हानि से इसमें बचा जा सकता है, इसलिए मितव्ययी इसको कहा गया है। स्वयं संचालकता, ऑटोमेटिक है ये, क्योंकि यह सिद्धांत मुद्रा निर्गमन का स्वयं संचालित सिद्धांत है। इसमें नोट निर्गमन की मात्रा धातु कोषों की उपलब्धि के अनुसार स्वतः ही परिवर्तित होती रहती है। इसके अलावा प्राइस स्टेबिलिटी, ये सब देखो हमने विशेषताओं में पढ़ा था। मूल्य स्थायित्व है, क्योंकि धातु कोष की अनिवार्यता के कारण अतिरिक्त मुद्रा का निर्गमन करना कठिन है, इसलिए जो प्राइस है उसमें स्टेबिलिटी बनी रहती है, अधिक स्थायित्व बना रहता है। अब हम बात करेंगे इसके डीमेरिट्स की, इसके दोषों की। सबसे बड़ा लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लोचता का अभाव है, क्योंकि धातु कोषों के बिना निर्गमन नहीं है, इसलिए यदि हमें कभी किसी पर्टिकुलर टाइम पर नीड है तो मुद्रा छापना कठिन हो जाएगा, क्योंकि पहले उसके लिए हमें धातु कोषों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मुद्रा की मात्रा में देश की आर्थिक, औद्योगिक एवं व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। फिर मितव्ययता का अभाव है, क्योंकि यह खर्चीली है, क्योंकि एक तो इसमें धातु कोष 100% रख रहे हो और वो हमेशा फुल्ली काम नहीं आ रहे हैं, तो वो एक तो बेकार पड़े हैं और ऊपर से उनका दूसरी जगह यूज़ नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा उनके मैनेजमेंट और रख रखाव पर भी खर्चा करना पड़ रहा है, जबकि कागजी मुद्रा का निर्गमन करने पर भी अतिरिक्त व्यय आ रहा है। एक तो आप कोष भी रख रहे हो, प्लस में आप करेंसी भी जारी कर रहे हो, तो वहाँ पर ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। फिर विकासशील देशों के लिए अनुपयुक्त है, अनसुटेबल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। क्यों? क्योंकि उनके पास में धातु कोष रखे बिना एक तो इसकी अतिरिक्त मुद्रा निर्गमित नहीं की जा सकती है, प्लस उनके पास में पर्याप्त मात्रा में धातु कोष होते ही नहीं है, और उनको आर्थिक विकास के लिए अतिरिक्त मुद्रा की आवश्यकता भी पड़ती है। वो आप तभी कर सकते हो जब आप धातु कोषों की व्यवस्था कर लें। इसके अलावा नेग्लेक्ट्स गुडविल, साख की यह उपेक्षा करती है, संस्था की साख की उपेक्षा इसमें की गई है। असामयिक एवं अव्यवहारिक, अनटाइमली एंड अनप्रैक्टिकल। यह अव्यवहारिक क्यों सिद्ध हो रही है? क्योंकि जो मनी नीड्स है, मौद्रिक आवश्यकताएं हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन सोने चांदी के कोष उस अनुपात में नहीं बढ़े हैं जितने की मौद्रिक आवश्यकताएं बड़ी है। इसलिए इस व्यवस्था के अनुसार यदि हम मुद्रा की मांग को पूरा करें तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको अव्यवहारिक और असामयिक कहा गया है। संकट काल में उपयोगी नहीं है, नॉट यूजफुल इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे अतिरिक्त मुद्रा की आवश्यकता पड़ रही है और तुरंत धातु कोषों की व्यवस्था करना संभव नहीं है। तो अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो चलन सिद्धांत जो है वो आधुनिक युग में व्यवहारिक नहीं है। बैंकिंग सिद्धांत जो है वो अधिक व्यवहारिक है। चलन सिद्धांत में जनता का विश्वास और मूल्य स्थिरता के गुण है, लेकिन इस सिद्धांत में मुद्रा की बढ़ी हुई मांग को पूरा करना पॉसिबल नहीं है।
इसलिए यह अव्यवहारिक है, हालांकि लोचशील, और जबकि जो बैंकिंग सिद्धांत है वो व्यवहारिक है, लोचशील है और मितव्ययी है। इस कारण उसका अधिक उपयोग किया जा सकता है। और इसमें क्या क्या दोष हैं? किसमें? बैंकिंग सिद्धांत में जनता का कम विश्वास है और मुद्रास्फीति का भय है। लेकिन यदि मुद्रास्फीति के बारे में हम मौद्रिक अधिकारियों की कुशलता व सजगता से कार्य लें तो नियंत्रित किया जा सकता है। और जनता का विश्वास सरकार की विश्वसनीयता पे है, न कि धातु कोषों पर। इसलिए आधुनिक युग में बैंकिंग सिद्धांत ही श्रेष्ठ, व्यवहारिक और सामयिक है, स्पेशली विकासशील देशों के लिए। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इनका इंट्रो करेंगे बस, इनको नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। मेथड्स ऑफ नोट इशू, नोट निर्गमन की पद्धतियाँ या रीतियाँ। एक्चुअली में ये जो चैप्टर है ये अब शुरू होता है, इसके पहले हमने इसके बारे में पढ़ा था। इसके सिद्धांत या ये किसके द्वारा किया जाना चाहिए, एक से अधिक बैंकों द्वारा या सरकार या बैंक द्वारा, ये सब डिस्कस किया था। फर्स्ट हम बात करते हैं फिक्स्ड, निश्चित विश्वासनित्र पद्धति। सेकंड मैक्सिमम, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ परसेंटेज वाला, और फिफ्थ है आपका मिनिमम, सिक्स्थ सिंपल, और सेवन्थ बॉन्ड्स वाला। तो फर्स्ट है निश्चित विश्वास आश्रित पद्धति, सेकंड अधिकतम विश्वास आश्रित पद्धति, थर्ड आनुपातिक कोष पद्धति, फोर्थ प्रतिशत कोष पद्धति, फिफ्थ न्यूनतम कोष पद्धति, और फिर नेक्स्ट साधारण कोष पद्धति, और जो लास्ट है वो है कोषागार विपत्र जमा पद्धति। इनको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।